हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हूँ मैं देश का प्रथम व्यक्ति, हूँ मैं राजा, लेकिन फिर भी मेरी शक्तियाँ जो है सीमित है शक्तियाँ मेरे पास बहुत सारी, लेकिन फिर भी मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता। ये बात कहीं हद तक जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। आपको पता ही है कि राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं। ठीक है, सारी शक्तियाँ इनके अंदर निहित होती है, लेकिन ये शक्तियाँ ये बेखूबी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है हमारा चैप्टर केंद्रीय स्तर पर शासन के अंतर्गत। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। अगर पहला जो ये पॉइंट हम देखा जाए राष्ट्रपति के अंतर्गत है, तो ये कहते हैं निम्नलिखित चित्र जो है गणतंत्र दिवस के परेड का है और हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं और भारत को एक गणतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसका कारण है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यानी राष्ट्रपति जो है निर्वाचित किया जाता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, अतः वहाँ का राज्य प्रमुख राजा अथवा महारानी होती है, वहाँ पर पद वंशागत होती हैं। यानी इंग्लैंड में देखा जाए तो वंशागत होता है, यानी कहते हैं फादर के बाद सन बनेगा, सन के बाद उसके सन बनेंगे। तो ये वंशागत जो है प्रक्रिया ब्रिटिश में है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होता है। आप राजा की तरफ देख सकते हो, रानी की तरफ देख सकते हो, लेकिन ये जो है निर्वाचित होती है। अब देखिए ये भारत का जो है 26 जनवरी का परेड का जो चित्र दिखाया गया है, तो जर्नल सी बात है हमारा देश जो है कहते हैं राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होते हैं। इन्हीं कारणों से सब कुछ जो है बदला बदला सा लगता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है। कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों निर्वाचित संसद तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित क्षेत्र जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, पूर्व में पांडिचेरी की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य की भाग भी लेते हैं। निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है और राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत प्रणाली से होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति का चुनाव बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब चलिए इसको जो है हम फ्लो चार्ट डायग्राम के अंतर्गत समझने की कोशिश करें। देखिए इस चार्ट में आप देख सकते हो कि किस प्रकार जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और ये बहुत काफ़ी क्लियर कर देता है। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है गुप्त मतदान के द्वारा होता है, और इस गुप्त मतदान में 3 जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन जनता के चुने गए सदस्य इसमें बखूबी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, और सभी राज्य के विधानसभाओं तथा केंद्रीय शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया है जो कि बहुत ही आसान और सुलभ है, क्योंकि इसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। अगर हम अमेरिका के देखें तो अमेरिका में इसका बिल्कुल ही अलग तरीका है। अगर हम ब्रिटिश में भी देखें तो वहाँ पर जो है राजा महारानी को जो है वंशागत रूप चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं निर्वाचन जो होता है आम लोगों के चुने हुए सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव बखूबी होता है। तो इसमें गुप्त मतदान के द्वारा जो है इसमें 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और सभी राज्य की विधानसभाएं तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य इसमें बखूबी पार्टिसिपेट करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए बताया क्या है। देखिए कौन जो है राष्ट्रपति पद के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला तो यही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा वो है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा जो है सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यता रखता हो। वह भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा किसी भी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी भी सरकारी प्राधिकरण में किसी लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है राष्ट्रीय निर्वाचन होने के लिए पर्याप्त होता है क्वालिफिकेशन। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष कार्यकाल। देखिए राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, परंतु वह अपना कार्यकाल
पूरा होने के बाद भी तब तक पद पर बने रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद पर आसीन नहीं हो जाता है। राष्ट्रपति पद पर आसीन अथवा आसीन रह चुके व्यक्ति द्वारा पुनः चुनाव लड़ने का प्रावधान भी है कि जो राष्ट्रपति बन चुका हो वो दोबारा जो है राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भर सकता है। राष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण रिक्त हो सकता है। तो देखिए कौन कौन से कारण हैं। पहली कारण तो यही आता है कि उसकी मृत्यु हो जाने के कारण जो है रिक्त हो सकता है, या कभी कभी त्याग पत्र देने के कारण भी जो है राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो सकता है। महाभियोग द्वारा पद से हटा दिए जाने के कारण भी हो सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति को उसको जो है असंवैधानिक कृत्यों के कारण हटाने का प्रस्ताव है जो कि भारत के संविधान में निहित है। इसमें को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना जरूरी होता है, यानी दोनों सदनों के लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों द्वारा जो है बहुमत पास करना महत्वपूर्ण होता है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना कार्यभार न संभाल ले। उपराष्ट्रपति 6 महीने से अधिक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, ये भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के लिए वेतन, भत्ते और सुविधाएं संसद द्वारा पारित कानून द्वारा निर्धारित होते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 10,000 रुपये मासिक जो है वेतन मिलता था, जिसे 1998 में बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया था तथा फिर से जो है 2008 में बढ़ाकर 1,50,000 रुपया कर दिया गया है और आज जो है 2.5 लाख से ऊपर हो चुका है। तो इसके अतिरिक्त अन्य कई भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं और वह नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में निवास करता है। ये सारी चीज़ें प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे होंगे ये राष्ट्रपति भवन का चित्र है जहाँ पर राष्ट्रपति निवास करता है निर्वाचित होने के बाद। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है जिसको राष्ट्रपति जो है भवन के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं कि राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है यह हमारे देश का सर्वोच्च पद भी है। भारत सरकार के सभी कार्य उसके नाम पर ही होते हैं और भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियां हैं जो नीचे वर्णित है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। पहला शक्तियां तो यही आता है कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, भारत का संविधान संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करता है और वह प्रधानमंत्री को नियुक्त भी करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी अथवा पार्टियों ऐसे समूह का नेता होता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। वो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी नियुक्ति करता है। प्रशासन का औपचारिक मुखिया होने के कारण संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाने का प्रावधान किया है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में राज्य के राज्यपालों, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक और राजदूतों अन्य उच्च युक्तियों का जो है संसदीय क्षेत्र के प्रशासकों को नियुक्त करने की शक्ति भी शामिल है। तो ये सारी शक्तियाँ ये राष्ट्रपति के निहित होती है। वह संघ या लोकसभा आयोग के अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्यों के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति जो है सशक्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, यानी तीनों जो है चाहे थल सेना, वायु सेना, जल सेना हो उसका जो है मुख्य अध्यक्ष होता है और इसकी नियुक्ति भी वो उसी के द्वारा की जाती है। तो देखा जाए तो राष्ट्रपति का पद सर्वोच्चता उच्च है। कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान यहाँ राष्ट्रपति का पद रखता है। राष्ट्रपति के पास किसी मंत्री, महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल तथा संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव आयुक्त के उनके पदों से हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है। सारे कूटनीतिक कार्य एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता उसी के नाम से किए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति देखा जाए तो नाम मात्र का होता है, लेकिन फिर भी सारे कार्य जो होते हैं राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विधायी शक्तियाँ। देखिए राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है और वह अपनी इस हैसियत के आधार पर उसे कई विधायक शक्तियाँ भी दिया गया है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष आहूत होने वाले संसद के प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक चुनाव के बाद आहूत लोकसभा के संबोधित करता है। वो संसद के सदनों के अधिवेशन बुला तथा अथवा स्थगित भी कर सकता है
और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है। उसकी सहमति और स्वीकृति के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति के किसी भी बिल पे साइन होना बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि राज्यसभा और लोकसभा के बीच किसी बिल को पारित करने में सहमति नहीं बनती है तो वह मुद्दे का हल निकालने के लिए दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुला सकता है। यानी कोई मुद्दे का अगर हल नहीं निकल रहा है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे कानून की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये विधायी शक्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वित्तीय शक्तियाँ। देखिए, उपयुक्त कार्यपालिका एवं विधायक शक्तियों के साथ राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। लोकसभा में कोई भी धन विधायक जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी देखा जाए जब जो बजट पेश की जाती है तो पहले राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। राष्ट्रपति जब मंजूरी दे दिया जाता है तब जाके जो है लोकसभा में धन विधायक यानी जो है बजट पेश की जाती है। दूसरे शब्दों में लोकसभा में प्रस्तुत सभी धन विधायकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति और सहमति प्राप्त होती है। आपने बजट के बारे में अवश्य सुना होगा। यह भारत के वार्षिक आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने वाला दस्तावेज होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में इसके लोकसभा के प्रमुख के प्रस्तुत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता है। तो ये तो वित्तीय शक्तियाँ के अंतर्गत शक्ति आता है राष्ट्रपति का। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष न्यायिक शक्तियाँ। देखिए, राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति के पास कुछ निश्चित न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं। किसी अपराध में दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा करने अथवा उसको दंड देने के करने की उस शक्ति प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी दंडित व्यक्ति या फांसी की सज़ा जिसको हो गया हो उसका फांसी भी माफ़ करवा सकता है। उदाहरण के लिए वह किसी भी अदालत अथवा सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित किसी भी अपराधी की सज़ा को स्थगित, माफ़ या कम कर सकता है। तो ये सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष राष्ट्रपति और आपात उपबंध। देखिए, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन की शक्तियाँ भी होती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब तक हमने भारत के राष्ट्रपति के उन शक्तियों की चर्चा की है जिनका उपयोग वे सामान्य समय में करते हैं, इन शक्तियों से अलग उसके पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं जिसका उपयोग वह असामान्य स्थिति में करता है। उन्हें आपातकालीन शक्तियाँ कहा जाता है। संविधान में 3 विशेष परिस्थितियाँ अथवा असामान्य स्थिति में निपटने के लिए इन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। ये स्थितियाँ हैं युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा जो है सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण और वित्तीय संकट हो सकती है। तो इनमें जो है उसको आपातकालीन शक्ति का जो है उपयोग करने का पुण्य अधिकार प्राप्त है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि भारत की सुरक्षा अथवा उसको किसी भाग की सुरक्षा कोई युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह से खतरा है तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है शक्ति आपातकालीन घोषणा करने की। यद्यपि राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा केवल तब करता है जब उसे मंत्रिमंडल का निर्णय यानी प्रधानमंत्री अथवा कैबिनेट मंत्रियों का निर्णय मिले। यानी राष्ट्रपति जो है मुख्य तौर पर इसको जो है घोषणा नहीं कर सकता। घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो है निर्णय लेने की आवश्यकता भी होती है। कहते लिखित में भेजा जाता है, यानी राष्ट्रपति जो है लिखित रूप में भेजे गए बातों पर ही अमल करता है, तब जो है इमरजेंसी लागू करता है। यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर जो है आपातकालीन घोषणा करने के लिए सिफारिश करता है वो भी लिखित रूप में, तब राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी घोषणा की जा सकती है। और पहला जो है आपको पता ही है कि भारत में भी आपातकालीन घोषणा की गई थी जब इंदिरा गांधी जी का जो है शासनकाल था, तो उस समय जो है इमरजेंसी घोषणा की गई थी। प्रत्येक घोषणा के संसद के सदनों के समक्ष रखा जाता है तथा यदि उसके 1 मास के भीतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो ये स्वयं ही प्रभावित हो जाती है। यानी 1 महीने मास के अंतर्गत इसको जो है स्वीकृति प्राप्त करना होता है। आपातकालीन घोषणा के साथ ही संघीय सरकार अथवा राज्य सरकारों को उनकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति के प्रति निर्देश दे सकती है और संसद तथा राज्य विधानसभा के विधायक कार्य को अपने हाथों में ले भी सकते हैं। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है। जैसे आपने कोरोना वायरस के समय में देखा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने जब जो इमरजेंसी घोषणा किया गया था, जब भारत में जो लॉकडाउन लगाई गई थी तो सभी व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो है ख़त्म हो गई थी। तो ये राष्ट्रपति के अंतर्गत ही किया गया था, मौलिक अधिकारों का स्थगित हो जाना।
दूसरे प्रकार के आपातकाल राज्य की स्थिति में संबंधित है। इसकी घोषणा उस समय की जा सकती है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट हो अथवा संतुष्टि हो कि राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है तो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जा सकता है। ऐसी घोषणा को 2 मास के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। यदि संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो ये घोषणा 2 मास की अवधि के बाद निप्रभावी हो जाता है, यानी कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसद के अनुमोदन के बाद यह एक बार में 6 महीने से अधिक जारी नहीं रख सकती है और किसी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक जारी नहीं रह सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इस काल के दौरान राज्य की विधानसभा को या तो भंग कर दिया जाता है अथवा स्थगित रखा जाता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर सभी कार्यपालिका संबंधी शक्ति का प्रयोग करता है और संसद उस राज्य विधायक की विधायक शक्तियों का ग्रहण भी कर लेती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात आती है कि आपातकाल के वित्तीय संकट भी कहते हैं। कभी कभी वित्तीय संकट भी हो सकता है, यानी भारत में पैसों के अंतर्गत संकट को भी वित्तीय संकट के रूप में देखा जाता है और इसकी घोषणा तब की जाती है जब भारत अथवा इसे किसी भी भाग के वित्तीय स्थिरता अथवा जो है साख को खतरा हो। अन्य 2 आपातकालीन स्थिति को ही इस तरह घोषणा को भी 2 मास के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। एक बार संसद की स्वीकृति मिलने पर यह जो निरंतर तब तक जारी रह सकती है जब तक कि इसको वापस नहीं ले लिया जाए। इस स्थिति में राष्ट्रपति सभी सरकारी कर्मचारी अथवा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन कम भी कर सकता है। और कहते हैं भीतर में अब तक जो ब्रिटिश संकट जो है नहीं आई है, यानी देखा जाए तो भारत में कहते हैं आज तक जो है वित्तीय संकट नहीं देखने को मिला है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आया है कि पहले प्रकार की आपातकालीन घोषणा पहली बार 1962 में भारत और चीन के बीच संघर्ष और युद्ध के समय की गई थी। दूसरी बार यह घोषणा 1965 में भारत पाक युद्ध के समय भी की गई थी और तीसरी बार यह घोषणा 1971 में की गई थी जब भारत में पूर्वी पाकिस्तान का एक अलग स्वतंत्र राज्य जो है बांग्लादेश बनने में सहायता की थी। और चौथी बार यह घोषणा 1975 में की गई थी जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजी थी। तो अब तक जो है ये 4 बार जो है आपातकालीन घोषणा किया जा चुका है भारत में। दूसरे प्रकार के आपातकाल के लागू होने से संघीय सरकार के अति विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का आपातकाल 1951 में पंजाब राज्य में घोषित किया गया था और फिर जो है 1959 में केरल में घोषित किया गया था। समय के साथ इस शक्ति का प्रयोग कई बार किया गया है और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग उन राज्यों की सरकारों को हटाने के लिए किया जाता है जिन राज्यों में केंद्र में सत्ता प्राप्त पार्टी से अलग पार्टी का शासन होता है। और इस प्रकार का आपातकाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है जिसमें भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना सम्मिलित है। जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो निर्वाचित सरकार को स्थगित कर दिया जाता है। तो ये कई बार तो फायदे के लिए भी उपयोग किया जाता है। राज्य का प्रशासन सीधा राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है उस समय जब आपातकाल उस राज्य में लगा दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति जो है वहाँ पर आपातकालीन लगाता है लेकिन सारे कार्यभार जो होता है राज्यपाल चलाने लग जाता है और वहाँ का जो मुख्यमंत्री होता है वो सस्पेंडेड हो जाता है, उसके सारे मंत्री परिषद जो होते हैं सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो ये प्रावधान कई बार तो इस बात को भी तरफ इशारा भी करता है कि भाई जिसका सेंटर में सरकार नहीं है वो उस क्षेत्र के सरकार को गिराने के लिए इस तरह का जो है प्रावधान रचती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ जाता है। तो इसमें यही बात आता है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो निर्वाचित सरकार को स्थगित कर दिया जाता है, तो राज्य का शासन सीधा राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। अनुच्छेद 356 में विवादास्पद है क्योंकि कुछ लोग इसको अलोकतांत्रिक मानते हैं क्योंकि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। 1994 में SR जो है बोईमईस बनाम जो है भारत संघ के मामलों के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को कम कर दिया है क्योंकि अब राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जो है स्थापित कर दिए गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसका फ़ायदा जो है कहते हैं पार्टी न उठाए, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया था। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष राष्ट्रपति की स्थिति।
क्या आपने देखा है कि जब संघीय सरकार की कार्यप्रणाली की चर्चा संसद अथवा समाचार पत्रों में अथवा टेलीविज़न पर की जाती है तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों की भूमिकाओं की चर्चा भी होती है। लेकिन हमने पहले देखा है कि संविधान कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान करता है और उसके पास आपातकाल संबंधी शक्तियाँ भी व्यापक हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति सर्वशक्ति संपन्न है? नहीं, वास्तव में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकाल अथवा राज्य का सर्वसाधारण अध्यक्ष है। निसंदेह सरकार उसके नाम से चलाती है, लेकिन भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से करना होता है और यह केवल साधारण परामर्श नहीं है, अतुलबाध्यकारी है। इससे संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही सरकार में वास्तविक शासक होते हैं, राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का शासक होता है। देखा जाए तो सभी निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रपति को इन निर्णय की सूचना पाने का अधिकार है और इसी प्रकार आपातकालीन प्रावधान भी राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्तियाँ प्रदान नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर राष्ट्रपति किसी राज्य में आपातकालीन घोषणा करता है तो वहाँ पर राज्यपाल जो है शासक करता है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति जो है शासन करे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण जो है संविधान निर्माताओं ने ये बात सोचा और समझा, क्योंकि वो राष्ट्रपति की शक्ति जो है सिर्फ नाम मात्र की रखी गई है। सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की भूमिका ही निभाती है। अब यही बात जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है। चलिए उनके जो है वचनों को देखें। यहाँ पर साफ शब्दों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को वही स्थान प्राप्त है जो ब्रिटिश शासन में राजा और रानी को प्राप्त है। वो राज्य का अध्यक्ष है परंतु कार्यपालिका नहीं है। वह देश का प्रतिनिधित्व करता है परंतु वह शासन नहीं करता है। वह राज्य का प्रतीक है। प्रशासन में उसका स्थान केवल एक औपचारिक अध्यक्ष का ही है जिसकी मोहर से देश के निर्णय जाने जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी, यानी ये बात संविधान में बोलते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे, जो कि आज ये सब देखने को हमें मिलता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है उपयोग कथन का अवलोकन में कुछ जो है सर्वैधानिक विशेषज्ञ का मानना है कि राष्ट्रपति का तुलना एक रबर स्टैंप से की जा सकती है। यानी रबर स्टैंप का काम होता है किसी चीज़ की मंजूरी देना और उसका कोई और कार्य नहीं होता। तो बहुत से विशेषज्ञ इसी बात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ये निष्कर्ष भी सत्य नहीं है। राष्ट्रपति को संविधान को बनाए रखने, रक्षा करने, बचाए रखने की कार्य सौंपा गया है और संविधान में दर्ज लोकतांत्रिक प्रणाली का रक्षक भी है। अनिश्चित राजनीतिक स्थिति में वो सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ऐसा कई अवसर आए हैं जब राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति भी दिखाया है, फिर भी व्यवहार में राष्ट्रपति नाम मात्र अथवा संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करता है। और ठीक ही कहा गया है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति को सर्वोच्च सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा तो प्राप्त है परंतु वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं है। भारत में ये प्रावधान किया गया है कि भारत का देश का नायक जो होता है राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग जो होता है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और उसके मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आज आया है प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री का भारत में सम्मानीय स्थान है और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके द्वारा जो है किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है और ये सेंट्रल लेवल पे होता है, जो कि पूरे भारत के लिए जो है प्रतिनिधित्व के रूप में कार्यरत होते हैं। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के हर बात, हर एक क्षेत्र, विषय, कार्य और शक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू जो अब तक आप नहीं जान सके। तो बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। देखा जाए तो हमारा टॉपिक आया है प्रधानमंत्री। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? हाँ, जैसे कि आपको पता ही होगा, चाचा नेहरू जी थे, अर्थात जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं, क्योंकि ये बच्चे के बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही बच्चों से प्यार भी करते थे। आप सोचिए कि जब उन्होंने यह महत्वपूर्ण पद लिया होगा तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। याद कीजिए कि उस समय भारत को अंग्रेज़ों के शासन से जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उनके सामने कौन सी चुनौती मुख्य रही होगी?
आइए हम उनके ही शब्दों में जानें कि उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखी गई बातें। देखिए, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब लिखी गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें दर्शाया था। इन्होंने कहा था कि भारत एक गरीब देश नहीं है और इसके पास वह सब कुछ है जिसे एक देश अमीर बनता है, और फिर भी यहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं। भारत के पास संसाधन है तथा तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए बुद्धिमत्ता, कौशल और क्षमता है। आखिर ये शब्द क्यों जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत गरीब देश नहीं है, और यहाँ पर उन्होंने दूसरा वर्ड ये भी कहा, फिर भी यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा कर रहा है जो उन्होंने डिस्कवर ऑफ इंडिया में ये शब्द लिखे थे। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि हमारा लक्ष्य जो है समानता होना चाहिए। सबको केवल सामान्य अवसर प्रदान करना ही नहीं, अतुल जो है शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए विशेष अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वह अपने से आगे लोगों तक पहुंचाने के योग्य हो सकें। भारत में अवसरों के द्वार सबके लिए खोलने के किसी भी प्रयास से न देश की विस्मयकारी दर से बदलने की अपार ऊर्जा और योग्यता प्राप्त होगी। नेहरू जी ने देश के आगे ले जाने की महान दायित्व का अनुभव भी किया, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में उसके एक प्रमुख भूमिका निभानी भी थी। देखिए, यहाँ पर उन्होंने बहुत दूरदर्शिता की बात की। भारत बेशकली कहते हैं गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के लोग बहुत गरीब हैं। भारत गरीब नहीं है, भारत तो कहते हैं बहुत संसाधनों से भरा पड़ा है। इतनी संसाधन है कि भारत को गरीब कहना संभव ही नहीं है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ के लोग गरीब हैं। कारण क्या है? यहाँ के लोग जो है भोग विलासों में और कहते हैं कि पुराने चीज़ों के लेके जो चल रहे हैं, इनके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यही बात जो है डिस्कवर ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू साफ शब्दों में कहना चाहते थे कि भारत गरीब देश नहीं है। क्योंकि देखिए, भारत क्यों गरीब देश नहीं है? क्योंकि भारत में विषमताओं भरा पर्यावरण है। यहाँ पर देखा जाए तो हर तरह के कंडीशन आपको भलीभांति देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। कारण क्या है? वो अपनी बुद्धिमत्ता, कौशल की क्षमता का जो भी प्रयोग होता है अपने देश के लिए नहीं करते हैं। वो विदेश में जाकर ही अपना सब कुछ निछावर करते हैं। आप अगर एग्जाम्पल देखोगे तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत को अपना कर्म भूमि न बना के उन्होंने विदेशों को कर्म भूमि बनाया। लेकिन उनमें भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेश को ठुकरा के भारत के ही कर्म भूमि बनाया, जिनके कारण भारत आज इस गौरव और महान रथ पे आगे बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्कवर ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ शब्दों में कहा। अगर देखा जाए, भारत में इतनी योग्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है भारत को उन्नति के राह पे ले जाने में अग्रसर हो सकता है। लेकिन आज के समय देखा जाए तो आज के समय सिर्फ राजनीतिक हो रही है। देश को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। सिर्फ कहते कि बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अगर आप देखिएगा वास्तविकता में तो आपको इसका जो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो अपने शब्दों में और अपने आंखों से आपको नज़र आ जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक जो है डिस्कवर ऑफ इंडिया में बताई थी। यदि आप टेलीविज़न अथवा रेडियो पर समाचार सुनते तो पाएंगे कि आज भी हम संघीय सरकार किसी अन्य पद से कहीं अधिक प्रधानमंत्री के विषय में सुनते रहते हैं, और प्रधानमंत्री के जो है समाचार में जो है हर जगह छाए हुए रहते हैं, हर क्षेत्र में। वास्तव में प्रधानमंत्री केंद्र में अति महत्वपूर्ण पद है। यदि आप संविधान पढ़े तो आपको यह अलग ही छवि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सभी शक्तियों की राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताया गया है, लेकिन केवल एक प्रावधान सारी स्थिति को पलट देती है। अगर देखा जाए तो संविधान में सारे शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति की शक्ति बताई गई है, लेकिन कुछ बातें हैं जो सारी बात को जो है पलट के रख देती है। संविधान में दर्ज है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल होगा और राष्ट्रपति इस परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति स्वयं निर्णय लेने का अधिकारी नहीं होगा। इसका सारा निर्णय जो होगा प्रधानमंत्री लेगा या मंत्रिमंडल लेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर साफ शब्दों में संविधान में लिखी हुई बात है। तो इसका मतलब यही हुआ कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का ही होता है।
वास्तव में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है और प्रधानमंत्री ही संघीय कार्यपालिका का वास्तव अध्यक्ष मुखिया होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति भी किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करना होता है जो लोकसभा में बहुमत का नेता हो। यानी देखा जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है इसलिए कि वो उसको सलाह मशवरा दे सके और उसी मंत्रिपरिषद आगे चला सके। सारे शक्तियाँ देखा जाए तो राष्ट्रपति का ही होता है। अगर आप राजाओं का शासन देखिएगा तो सारी शक्ति जो है फैसला लेने का शक्ति राजा के पास होते हैं। मंत्रिपरिषद का काम होता है कि देश के रक्षा करना, लेकिन यहाँ पर उलट हो जाती है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का होता है, सारे शक्तियाँ जो है मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। और ये बात साफ होता है कि प्रधानमंत्री उसको बनाया जाता है जो लोकसभा में बहुमत का नेता हो, यानी जिसको सबसे अधिक जो है राज्य से विजय प्राप्त हुआ हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है उन्हीं में से एक का, क्योंकि उन्हीं के पार्टियों में से एक व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया जाता है। पूर्व में आमंत्रित किए जाने वाले व्यक्ति किसी एक राजनीतिक पार्टी का नेता होता था और जिसके लोकसभा में पुण्य बहुमत प्राप्त होता था। लेकिन मिलीजुली और गठबंधन सरकारों का दौर शुरू होने के साथ वह एक से अधिक पार्टियों के समूह का नेता हो सकता है। अब देखिए, पहले के समय में तो ये होता था कि पार्टियां कम थी तो सिर्फ एक या दो पार्टियों की ही जिनको बहुमत मिलता था उनमें से प्रधानमंत्री चुने जाते थे। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि भारत जो है बहुसंख्यक यहाँ पर पार्टी है, कई नेशनल पार्टी है, कई क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो आज के क्षेत्र में ये देखा गया है कि मिलीजुली गठबंधन की सरकार होती है और गठबंधन की सरकार में ये होता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भी कार्य करने में बहुत ही उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कारण क्या होता है कि प्रधानमंत्री देखिए, अगर एक पार्टी की मेजोरिटी से अगर कोई व्यक्ति जीतता है तो उसकी सारी पावर रहती है उसके पास, लेकिन जब गठबंधन का सरकार के अंतर्गत कोई पार्टी आगे बढ़ती है तो जनरल सी बात है कि आपको सभी पार्टियों से सलाह लेना पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टी मना करता है या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो जनरल सी बात है वो कार्य नहीं हो पाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो था शिवसेना जो है अपनी सरकार बनाई गई, लेकिन कई गठबंधन सरकारों से बनाई गई और बाद में जिससे सरकार भी टूट गई। तो ऐसा ही परिस्थिति यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए भी होता है। जो गठबंधन की सरकार की जो दौड़ चलने लग गई है, कहते हैं भारत के भविष्य के लिए सही नहीं है। कारण क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है स्पष्ट रूप से जो है फैसला लेने में सक्षम नहीं हो पाएगा, और जब सक्षम नहीं हो पाएगा तो जर्नल सी बात है कि भारत जो है तरक्की के राह पे नहीं चल पाएगा। परिवर्तित स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो लोकसभा में सबसे अधिक सीट जीतने वाले पार्टी का नेता होता है। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो लोकसभा में सबसे अधिक सीट जीता हो, उन्हीं में से किसी एक नेता को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जिसे आवश्यक बहुमत जुटाने के लिए अन्य पार्टियों से समर्थन भी प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत का नेता होने के साथ साथ उसे संसद का सदस्य होना भी अनिवार्य होता है। यदि वह अपनी नियुक्ति के समय सदस्य नहीं है तो उसे अपने जो है प्रधानमंत्री नियुक्ति होने की तिथि से 6 माह के अंतर्गत सदस्यता प्राप्त करनी होती है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त हो रहे हो तो आप किसी न किसी क्षेत्र के सांसद होना जरूरी है। अब देखिए, कहते ऐसा ही एक कारण बना था जब जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे तो उनको जो है सदस्यता नहीं मिली हुई थी, संसद का सदस्यता नहीं मिली हुई थी, जिनके कारण उनको कुछ ही दिन में 18 दिन में जो है प्रधानमंत्री पद से जो है इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि उसके आगे कोई इलेक्शन नहीं थी जिनके कारण देना पड़ गया, बहुमत उन्होंने साबित नहीं कर सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात होता है और यही घटना भी रिसेंटली में हुई है। आपने कलकत्ता में देखा होगा जब चुनाव हुआ था तो वहाँ ममता बनर्जी जी ने जो है कहीं से भी कोई संसद सीट नहीं जीत पाए थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। फिर जाकर एक इलेक्शन हुआ जिसमें उनको जो है अपनी संसद सदस्य सिद्ध करना पड़ा
और इस वजह से जो है वहाँ के वो मुख्यमंत्री बन गए। तो प्रधानमंत्री में कुछ ऐसा ही सिचुएशन देखना पड़ता है। प्रधानमंत्री नीति होने की तिथि के 6 माह के अंतर्गत आपको किसी न किसी क्षेत्र के संसद का सदस्य होना महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखिए, कहते हैं ऐसी सरकार जिसके विधायक के एक से अधिक पार्टियों के सदस्य मिलकर बनते हैं उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। भारत में गठबंधन की सरकार का दौर 1967 के आम चुनाव के बाद शुरू हुआ, यानी 1967 के आम चुनाव के बाद शुरू हुआ, जब पहली बार कांग्रेस विरोधी राजनीतिक पार्टियों की कई राज्यों में सरकार गठित हुई। केंद्र में यह दौर 1970 में चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार के साथ शुरू हुआ और निम्नलिखित गठबंधन की सरकार का गठन भी हुआ और यहाँ प्रधानमंत्री के नाम से जो है पहचान निश्चित की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी गठबंधन के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि अब तक कितने प्रधानमंत्री जो है बनाए जा चुके हैं अब तक। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तब जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका दौर बहुत दूर तक चली, काफ़ी दूर तक उन्होंने जो है शासन किया भारत पे। उसके बाद देखा जाए तो पहली जो है मोरारजी देसाई जी बनाए गए, उसके बाद दूसरा जो था जो चरण सिंह जी बनाए गए, उसके बाद बीपी सिंह बनाए गए, उसके बाद चंद्रशेखर बनाए गए, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसका जो HD देवेगौड़ा बनाए गए, शाह गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी बनाए गए, कई बार बनाए गए हैं। देखिए 1996 में जो है बनाए गए, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए बनाए गए, फिर 98 से 99 तक बनाए गए। तो इसके अवधि के दौरान ही इनको जो गठबंधन सरकार बनाए गए थे उनको त्यागपत्र देना पड़ गया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो थे फिर से बनाए गए जो 1999 से लेकर 2004 तक, और उसके बाद मनमोहन सिंह जो थे काफ़ी दिनों तक जो है किए। उसके बाद दोबारा जो है मनमोहन सिंह 2009 में भी चुने गए और अभी तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है मोदी जी का भी राज चल रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन कि यहाँ पर मिसिंग है एक वर्ड जिसमें जो है बताते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी बनाए गए थे, जिसमें आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी जी को भी बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है, शायद मिसप्रिंट हो गया हो, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। राष्ट्रीय और संघ 2 मुख्य गठबंधन है जिनका नेतृत्व क्रमशः भाजपा को कांग्रेस कर रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाई गई है। कुछ बातें मिसिंग जरूर है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र। देखिए, प्रधानमंत्री का कार्य क्या है? क्या यह रोचक नहीं है कि भारत का संविधान प्रधानमंत्री की शक्तियों के विषय में कोई विशेष उल्लेख नहीं करता है, जबकि यह संघीय सरकार का सबसे अधिक शक्तिशाली पद है। अब ये सही बात है, रोचक ही बात है कि संविधान में प्रधानमंत्री की शक्ति के विषय में कोई बात नहीं लिखी गई है कि प्रधानमंत्री को कौन से शक्ति होंगी, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की गई है संविधान में, जबकि यह संघीय सरकार के सबसे अधिक शक्तिशाली पद है। अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन फिर भी संविधान में प्रधानमंत्री शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में केवल इतना प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। अब देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सहायता से सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और यह जो है सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, यानी राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। कहते संविधान में यही एक शब्द है जो पूरी शक्ति जो है प्रधानमंत्री के दे देता है, यानी राष्ट्रपति की जितनी शक्ति होती है सब प्रधानमंत्री को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जनरल सी बात देखा जाए तो मंत्रिमंडल की जो है गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री उन्हीं व्यक्तियों को चुनता है जो उसका विश्वास पात्र है, और इवन कि मंत्रिमंडल में वो तब तक ही बना रह सकता है जब तक जो है प्रधानमंत्री के विश्वास प्राप्त कर रखा हो। तो जनरल सी बात है कि प्रधानमंत्री के ही जो है बातों पर मंत्रिमंडल चलता है। बेशकली संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का जिक्र न किया गया हो, लेकिन दूसरी तरफ से जो है सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में ही सौंप दी गई है। परंतु व्यवहार में प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल को बनाता है और तोड़ता है, इसलिए सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के ही अधीन कार्यरत होता है। केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको मंत्रिमंडल का सदस्य बना सकता है, यानी प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है और प्रधानमंत्री की अपनी निजी फैसला होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस व्यक्ति का अपना निजी फैसला होता है, समझ जाइए कि वो पूरे चीज़ों का अपने अधिकार में ले सकता है। तो यही बात यहाँ पर प्रधानमंत्री के अंतर्गत बात बताई गई है। अगर देखा जाए तो केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा उसमें विभाग बांटता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है और इसके निर्णय में राष्ट्रपति के अवगत भी कराता है। यानी देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति का जो है कड़ी का काम करता है, लिंक करता है एक दूसरे को। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी का काम करता है। यदि किसी कारणवश वह अपने पद से त्याग पर दे देता है तो पूरा मंत्रिमंडल ही भंग हो जाता है। यानी प्रधानमंत्री अगर किसी कारणवश अगर त्याग पत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिमंडल ही भंग हो जाता है और फिर जो प्रधानमंत्री बनता है दोबारा मंत्रिमंडल का जो है गठन करता है। तो आप समझ गए होंगे कि सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के अधीन ही कार्यरत होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो है सब शपथ लेने से सारे लोगों की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से सारे मंत्रिमंडल ही भंग हो जाता है। तो जनरल सी बात है, सारी शक्तियां जो है प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमता है। जब कभी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने और फिर से चुनाव करवाने की सिफारिश भी कर सकता है। वास्तव में प्रधानमंत्री केवल बहुमत वाली पार्टी अथवा संसद का नेता ही नहीं होता है, अतुल वह राष्ट्र का भी नेता हो जाता है। उसका पद शक्ति का पद है, जबकि राष्ट्रपति का पद सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा का पद है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि प्रधानमंत्री जो है के पास सारी शक्तियाँ होता है, राष्ट्रपति सिर्फ सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा का ही पद होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद का पद अध्यक्ष होता है और वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकार के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्र का नेतृत्व भी बखूबी करता है। आपको पता ही होगा कि सारे जितने भी देश विदेश की यात्रा होता है प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है और सभी देशों से संबंध भी स्थापित प्रधानमंत्री ही करता है। और मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर सही बात विचार रखता है तो सभी देशों से हमारी दोस्ती रहेगी, और प्रधानमंत्री अगर कुछ गलत सलत हो गया तो जनरल सी बात है कि पूरा ही जो सत्ता ही पलट जाएगी, पूरे देश ही बदल जाएगा। तो प्रधानमंत्री का पद जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियाँ जो होती है निहित होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है शपथ ग्रहण के बाद 2009 में दिख रहे थे, जहाँ पर जो है डॉक्टर मनमोहन जी जो है भारत के प्रधानमंत्री थे और देखा जाए तो यहाँ पर प्रतिभा पटेल जी जो थे भारत के राष्ट्रपति जी थे। तो उस समय जो है शपथ ग्रहण हुआ था और यहाँ पर मंत्रिमंडल की गठन हुई थी। वही चित्र जो है आपके समक्ष प्रस्तुत है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संघीय मंत्रिपरिषद। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि भारत का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श पर ही पुनः विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है, परंतु राष्ट्रपति पुनः विचार के बाद भेजे गए परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। ये भी बात प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के 3 वर्ग होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होते हैं। ये मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक टीम की तरह कार्य करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। मंत्री राष्ट्रपति के जो है पारदर्शिता अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन उन्हें तब तक हटाया नहीं जा सकता है जब तक उन्हें प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है। वास्तव में संविधान के अनुसार मंत्री समूह रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद को जो है त्याग पत्र देना पड़ता है, जिसके बारे में हम पहले भी विचार कर चुके हैं। मंत्रिपरिषद में अविश्वास दर्शाने के लिए लोकसभा के सदस्यों द्वारा लाए गए
विधायी प्रस्ताव को जो है अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि मंत्री साथ जो है तैरते हैं और साथ ही लेके डूबते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल अथवा मंत्रिपरिषद की कार्यवाही जो है गुप्त रखा जाता है। मंत्रिपरिषद मंत्रियों की एक बड़ी इकाई है। गत वर्षों में हमने देखा है कि कैबिनेट स्तर के जो है 20 से 25 मंत्री होते हैं जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग होता है, और इसके बाद राज्य मंत्री होते हैं जिनमें से कुछ के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय भी होते हैं, और अन्य कुछ जो है कैबिनेट मंत्रियों के साथ संबंध भी होते हैं। और इसके अतिरिक्त मंत्रियों का एक वर्ग उप मंत्रियों के रूप में होता है जो कैबिनेट मंत्रियों अथवा राज्य मंत्रियों के साथ संबंधित होते हैं। कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री ही उपस्थित होते हैं, परंतु यदि ज़रूरत हो तो राज्य जो है मंत्रियों को भी ऐसी बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हमारे समक्ष आता है प्रधानमंत्री की स्थिति। देखिए, उपयुक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट है कि संघीय सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति अति महत्वपूर्ण है और वह संसद में सरकार की नीतियों का मुख्य प्रवक्ता और रक्षक होता है। मंत्रिपरिषद की उसकी टीम की तरह कार्य करती है और पूरा राष्ट्र आवश्यक नीतियों, कार्यक्रमों और कार्रवाइयों के लिए उसकी ओर देखता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और दूसरे देशों के साथ संधियां जो है प्रधानमंत्री की सहमति से ही होती है। सरकार और संसद में उसकी विशेष हैसियत होती है। प्रधानमंत्री अपनी टीम का चयन बहुत ही ध्यान से करता है और उनसे जो है अपेक्षित सहयोग प्राप्त करता है। और यह भी सत्य है कि गठबंधन की सरकारों में प्रधानमंत्री को सामान्य विचार वाले राजनीतिक पार्टियों से भी सहायता लेनी पड़ती है। पिछले 10-12 वर्षों का अनुभव बताता है कि ऐसे परिदृश्य में प्रधानमंत्री को बहुत ही सतर्क तथा कूटनीति रहना पड़ता है। उसके देश की रक्षा और सुरक्षा के संबंध में बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे हमने पहले भी विचार किया था कि प्रधानमंत्री को जो है बहुत सतर्क और बहुत ही एक्टिव रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश का जो है प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अगर दूसरे देश में जाकर कुछ तरह का गलत हो गया तो इसका पूरे ही देश को जो है खमियाजा भोगना पड़ जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री को जो है सतर्क और कूटनीतिक रहना पड़ता है और उसको देश की रक्षा और सुरक्षा के संबंध में बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। उसके न केवल बेहतर जीवन स्थितियां प्रदान करने के लिए नीतियां बनानी होती है, अतुल शांति बनाए रखने एवं पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए भी नीतियां बनानी पड़ती है। उपयुक्त तथ्यकरण ही जो है प्रधानमंत्री कैबिनेट के नींव का पत्थर होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, भारतीय संसद। देखिए, भारतीय संसद का भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं भारतीय संसद जो है यहाँ पर 2 प्रकार की शाखाएँ हैं जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालेंगे। तो आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। देखिए, भारतीय संसद की अगर हम बात करें, क्या आप नीचे दिए गए चित्र की संस्था को पहचानते हैं? हाँ, ये संसद भवन ही वो है और संसद सरकार की विविध शाखाओं को संसद ही कहते हैं। यानी संघीय सरकार की विविध शाखाओं को हम संसद कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि राष्ट्रपति को संसद का एक अंग बनाना है और संसदीय प्रणाली की सरकारों के सिद्धांत और परंपराओं के अनुरूप है। अब हम संसद के दोनों सदनों के संगठन और शक्ति और कार्य के बारे में यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आगे हमारे लिए और क्या है। इस चित्र से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। ये कई क्षेत्रों में दिखाए जाते हैं। ये भारत का संसद भवन है। कहते हैं यहीं पे जो है सभी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आदरणीय है, भारत का संसद भवन। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है, लोकसभा। अब लोकसभा की क्या क्या विशेषता है, चलिए विस्तार पूर्वक जाने और समझें। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, यानी निचला सदन होता है। लोकसभा जो होता है निचला सदन होता है और ये लोगों के प्रतिनिधित्व की संख्या होती है। लोकसभा सदस्य सीधे भारत के लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं।
यानी जो भी आपके संसद में व्यक्ति चुने जाते हैं डायरेक्टली तौर पे चुने जाते हैं, और इसके सदस्यों की संख्या जो है 550 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि 550 से अधिक नहीं हो सकता है। इसमें से 300 जो है 530 को सीधे भारत के राज्यों से लोग चुने जाते हैं, 530 जो होते हैं डायरेक्टली राज्यों से चुने जाते हैं, और शेष 20 जो होते हैं सदस्य केंद्रीय शासित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ऐसे सभी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं को मत देने का अधिकार होता है इस इलेक्शन में, और वह लोकसभा के सदस्यों को भी चुनते हैं। भारत के संविधान के अनुसार यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई सदस्य न हो तो राष्ट्रपति इस सदस्य के 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। जब चुनावों की घोषणा की जाती है तो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, और इन्हें हम संसदीय क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र से लोग खड़े होते हैं, वह उनका संसदीय क्षेत्र होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और देखा जाए तो प्रावधान किया गया है 550 का, जिसमें से जो 530 जो होते हैं राज्य से चुने जाते हैं, और 20 जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। अगर इनमें कोई एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं है 550 में, तो राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है और लोकसभा के सदस्य बनाता है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का है, लेकिन इसको राष्ट्रपति भी पहले भी भंग कर सकता है। आपातकाल के दौरान इसको कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उसको भंग कर सकता है। लेकिन लोकसभा के कार्यकाल जो होते हैं निश्चित है 5 साल के लिए होते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, उसके पास केंद्रीय, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों में लाभ का कोई भी पद नहीं होना चाहिए, और उसके पास वह सब योग्यता होना चाहिए जो समय समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निश्चित की गई हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। जहाँ लोकसभा निम्न सदन है, यहाँ पर राज्यसभा जो है उच्च सदन है, और इसके सदस्यों की संख्या जो है 250 सुनिश्चित की गई है। 250 सदस्यों की संख्या है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। इसमें से देखा जाए तो 238 राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों से होते हैं, और शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी देखा जाए तो 250 का प्रावधान है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, और 238 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो काफ़ी फेमस होते हैं। राष्ट्रपति उसको चुन के जो है राज्यसभा में भेजती है। इन सदस्यों का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमित मत द्वारा राज्य के विभिन्न सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और प्रत्येक राज्य से सांसदों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा को सभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का जो है निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। लेकिन एक व्यवस्था के अंतर्गत कुल सदस्यों का 1/3 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी 2 वर्ष के बाद उनको जो है सेवावृत्ति हो जाते हैं, और नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। सेवावृत्ति होने वाले सदस्यों को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता के लिए एक व्यक्तियों को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और अन्य योग्यता वही है जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। संसद के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं, और 2 अधिवेशन के बीच कम से कम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास अधिवेशन स्थगित करने का अधिकार भी है, और राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने का अधिकार तो है, परंतु राज्यसभा भंग करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह एक अस्थायी सदन है, क्योंकि देखा जाए तो ये एक अस्थायी सदन है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पीठासीन पदाधिकारी। काफ़ी महत्वपूर्ण पद है पीठासीन पदाधिकारी। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है और वह लोकसभा के अध्यक्षता भी करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष होता है अध्यक्ष करता है। लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। वो निजी सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखता है तथा कार्यवाही का निरीक्षण भी करता है और वह यह निर्णय करता है कि कौन सा सदस्य कितने समय के लिए जो है बोलेगा। आमतौर पर वह मतदान में भी भाग नहीं लेता है, परंतु निर्णय न होने की स्थिति में अपना मत डाल सकता है। यानी जब निर्णय नहीं हो पाता है, वोट टाई हो जाता है, तो अब जाके वो अपना मत डाल सकता है। अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कौन सा विधायक साधारण अथवा धन विधायक है और उसका निर्णय अंतिम ही माना जाता है और वह सदस्यों के अधिकारों तथा सुविधाओं का संरक्षक भी कहलाता है। यानी देखा जाए तो वह सदस्यों के अधिकार तथा सुविधाओं का संरक्षण भी कहलाता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो है संयुक्त बैठक के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष ही बैठक की अध्यक्षता करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोकसभा का जो है अधिवेशन यहाँ चल रही है, जो कि आप टीवीओं में लोकसभा राज्यसभा चैनल पे देख सकते हो। तो ऐसा ही दृश्य आपको नज़र आएगा। बेशकली जो है आज राज्य भवन बदलते चले जा रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वास्तविकता आपको इसी प्रकार से दिखेंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राज्यसभा के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। जो कि पदेन सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की भांति राज्यसभा का अध्यक्ष भी प्रायः मतदान नहीं करता है, परंतु मत बराबर होने की स्थिति में मतदान कर सकता है। ये प्रावधान किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संसद के कार्य। देखिए, संसद विधायक कार्य के सर्वोच्च संस्था है और इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, पहला जो यही पॉइंट आता है विधायक कार्य। देखिए, संसद कानून बनाने वाला संस्था है। वह संविधान में उल्लेखित संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। यदि संसदीय देखा जाए तो संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच समवर्ती विषय को लेकर कोई विवाद अथवा टकराव हो जाए तो संसदीय सरकार का कानून माना जाएगा। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यदि संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच समवर्ती विषय को लेकर कोई विवाद अथवा टकराव हो जाए तो संघीय सरकार का कानून माना जाएगा। और इसके अतिरिक्त यदि कोई विषय किसी भी सूची में दर्ज नहीं है तो उसे अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। साधारण विधायक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई विधायक लोकसभा में पारित हो जाए तो उसे जो है राज्यसभा में भेजा जाता है, तो उसको पारित कर सकती है अथवा कुछ संशोधन का सुझाव भी दे सकती है। यदि दोनों सदनों में असहमति बनी रहती है तो इसको जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सुलझाया जा सकता है। संयुक्त बैठक में जो है लोकसभा का पलड़ा काफ़ी भारी होता है, क्योंकि राज्यसभा के 250 सदस्यों की तुलना में लोकसभा के 550 सदस्य होते हैं। आज तक केवल 3 बार दोनों सदनों के संयुक्त बैठक हुई है। यदि दोनों सदन विधायकों को पारित कर देते हैं तो विधायक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और उनकी स्वीकृति मिलते ही वह विधायक कानून बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कार्यपालिका संबंधी कार्य। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के निकट का संबंध होता है। जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है कि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को जो है पदस्थ कर सकती है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार गई और उन्हें जो है त्याग पत्र देना पड़ गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार गई और जो है
अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है त्यागपत्र देना भी उस समय पड़ गया था, जो कि हम देख चुके हैं। संसद के दोनों सदन जो है मंत्रिपरिषद पर अन्य कई तरीकों से अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, जैसे कि प्रथम तो यही आता है प्रश्न अथवा पूरक प्रश्न पूछकर। संसद के प्रत्येक कार्य दिवस का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। दूसरी बात देखें तो विधायकों पर चर्चा और पारित करने द्वारा जो ध्यान आकर्षण प्रस्तावन जो है स्थगन प्रस्ताव अथवा निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करके सरकार की नीतियों पर जो है बहस की जा सकती है और उनकी आलोचना भी की जा सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अविश्वास प्रकट करके। लोकसभा बजट अथवा धन विधायक अथवा साधारण विधायक को जो है अस्वीकार कर कार्यपालिका के प्रति अविश्वास प्रकट कर सकती है। तो ये भी प्रावधान उस समय किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वित्तीय कार्य। कहते हैं भारत के संसद को महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है और ये सरकारी धन की संरक्षण करता है। यह जो है संघीय सरकार के पूरे कोष पर नियंत्रण रखती है। प्रभावशाली ढंग से तथा जो है सफलतापूर्वक प्रशासन चलाने के लिए यह समय समय पर सरकार के लिए धनराशि स्वीकृति करती है। संसद जो है सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों को पारित कम अथवा अस्वीकार कर सकती है। संसद की स्वीकृति के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई खर्च भी किया जा सकता है। यद्यपि राज्यसभा कुछ सीमाएं भी हैं और वो सीमाएं ये है कि कोई भी धन विधायक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और इसके पास धन विधायक को स्वीकार अथवा अस्वीकार या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। यह धन विधायक पर केवल सिफारिश कर सकती है। यदि राज्यसभा किसी धन विधायक को 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश के साथ नहीं लौटाती है तो इसे विधायक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जा सकता है। और जो वार्षिक बजट होती है यानी वार्षिक वित्तीय विवरण लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा इस पर केवल चर्चा कर सकती है और इसको कानून बनाने से नहीं रोक सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है न्यायिक कार्य। संसद कानून बनाकर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने की शक्ति रखती है और यह 2 अथवा अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गठित करने का अधिकार भी रखती है और किसी केंद्र शासित क्षेत्र के लिए भी उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही पद से हटा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विविध कार्य। संसद एक विशेष बहुमत से राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के अपने पद से हटा सकने की शक्ति रखती है और इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। इसके पास संविधान संशोधन की शक्ति भी है। संविधान के कुछ भागों को केवल साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। संविधान के कुछ अन्य भागों को संशोधन हेतु 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के कुछ अन्य भागों को विशेष बहुमत द्वारा अथवा आधे राज्य की विधानसभाओं की स्वीकृति से ही संशोधित किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संसद के दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति। देखिए किसी जो है संसदीय प्रणाली में निचला सदन सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सर हमारे देश में भी लोकसभा अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है। दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति को समझने के लिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें आई है। पहला बात तो यही कहता है कि लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है तथा यह भारत के लोगों की सच्ची प्रतिनिधि सभा है और दूसरे ओर राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जबकि लोकसभा का निर्वाचन एक निश्चित अवधि अथवा 5 वर्ष के लिए होता है और इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है और कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है साधारण विधायक के संबंध में दोनों के पास बराबर शक्तियां होती हैं। देखिए, दोनों के पास, लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास सामान्य शक्तियां होती है, यानी साधारण शक्तियां होती है। लेकिन यदि दोनों सदनों के बीच मतभेद पैदा हो जाए तो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जिसमें लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दुगनी से भी अधिक है। जनरल सी बड़ी बात है कि लोकसभा का पलड़ा भारी रहेगा। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने के मामले में भी लोकसभा अधिक शक्तिशाली है और राज्यसभा सरकार की नीतियों और कार्यक्रम पर चर्चा करके अथवा सरकार की आलोचना से ही कुछ नियंत्रण रखती है। परंतु लोकसभा के पास अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने की शक्ति है, जिसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने अथवा हटाने के मामलों में लोकसभा तथा राज्यसभा को एक से ही अधिकार प्राप्त है। वित्तीय मामलों में जहां लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है, वहीं केवल राज्यसभा ही नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है और राज्य सूची में दर्ज किसी विषय को राष्ट्रपति महत्व का, अगर राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर बात देखा जाए यहाँ पर उपयुक्त तुलना में दृष्टिगत, निश्चित रूप से लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है, यानी लोकसभा जो है सबसे अधिक शक्तिशाली है और राज्यसभा जो है बहुत ही कम शक्तिशाली है, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और राज्यसभा में कम होती है। जहां लोकसभा में जो है लोगों की संख्या जो होती है 550 होती है, वही राज्यसभा में 250 होती है। तो जनरल सी बात है, लोकसभा काफ़ी शक्तिशाली होता है। लेकिन यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि राज्यसभा न केवल दूसरा सदन है, यद्यपि इसका स्थान भी दूसरा है। हमने पढ़ा है कि राज्यसभा किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कुछ कार्य तो केवल राज्यसभा ही कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संघीय सरकार का नागरिक तथा उनके दैनिक जीवन पर प्रभाव। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ जा गया है। कहते हैं अगर संघीय सरकार के राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम और योजनाएं बनाती, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि संघीय सरकार राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम और योजनाएं बनाती है तथा लागू भी करती है, जिनका हमारे जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, जनरल सी बात है, राज्यसभा लोकसभा में जो भी निर्णय ली जाएगी आम जनता पर तो प्रभाव इसका पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो भी रूल रेगुलेशन बनाई जाती है जनता के लिए ही बनाए जाते हैं और जनता ही इसमें पिसती है, जनता ही इससे रोती है। उसमें तो कहते हैं बड़े बड़े लोग तो कोई आते नहीं हैं। और इन कार्यक्रम में शिक्षा और बच्चों की देखभाल के कई कार्यक्रम, जैसे बाल विकास योजना बनाई गई है, बच्चों के पोषण के कोष बनाए गए हैं और देखभाल के लिए आंगनबाड़ी उपलब्ध कराना, सारी चीज़ें उपलब्ध है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा के जो सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इत्यादि जो है लोगों के लिए बनाई गई है। संघीय सरकार कुछ अन्य कार्यक्रम भी देखने को हमें मिला है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना इत्यादि। कहते हैं सारे के सारे योजनाएं हमारे दैनिक जीवन को काफ़ी प्रभावित करती हैं। ये सारी योजनाएं तो हैं, लेकिन इन योजनाओं की अभी बहुत सी खामियां भी है, जिसके बारे में हम अब डिस्कस नहीं कर सकते। बहुत ही खामियां हैं, वो आप भली भांति आपको इस बात का परिचित भी होगा और आप जानते भी होंगे। लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम ने भारत में बहुत काफ़ी हेल्प किया है, लोगों को मदद की है, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इस पर सख्त कदम उठा के जो है आम जीवन के लिए इसको और भी महत्वपूर्ण बना दे। संविधान के हो तुम रक्षक, तुम नहीं होते तो संविधान आज नहीं रक्षा हो पाता। तुम सबसे उच्च हो, इसलिए तुम्हें जो कहते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, हमारा यहाँ टॉपिक जो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे ऊंचे है और उच्च न्यायालय की बातें कोई भी ठुकरा नहीं सकता। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय ही होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने इस पाठ के आरंभ में उल्लेख किया है कि सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन देखा जाए
तो न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली अन्य दोनों शाखाओं से बिल्कुल ही अलग है। क्या आपको न्यायिक कार्रवाई का कुछ अनुमान है? आपने कभी सुना होगा कि निचली अदालत में शुरू हुआ कोई बाद में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और अंत में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। ऐसा इसलिए होता है कि भारत में एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली है, और इसका अर्थ यह है कि यहाँ न्यायालयों की एक श्रृंखला है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय और फिर राज्य स्तर पर जो है उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर, और इससे नीचे जो है अधीनस्थ न्यायालय होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में इस तरह के जो है न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अब आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का तस्वीर है, तो आप देख सकते हो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितनी जो है खूबसूरत बिल्डिंग है, और उससे अधिक जो है यहाँ न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि हमारा संविधान के रक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय ही होते हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। 1950 में एक मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त 7 न्यायाधीश थे। आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है, और वर्तमान में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीशों और 30 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो कहते हैं समय समय पर जो है संसद द्वारा जो है निर्धारित की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश विद्यमान होना अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को भारत का जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ये तो आपको भली भांति ज्ञात ही है कि उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी परामर्श की जा सकती है। प्राय सर्वोच्च न्यायालय के जो है वरिष्ठ न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श भी किया जाता है। प्राय देखने को मिला है कि मुख्य न्यायाधीश जो है स्वयं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह के परामर्श करता है, और उन सबको किसी एक नाम पर न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त हेतु सहमत होना पड़ता है। तो ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के जो है न्याय प्रणाली यहाँ पर उपलब्ध है। अब यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट बात आता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो भारत का नागरिक हो। किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या उससे अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष निरंतर न्यायाधीश रहा हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह देखा जाए तो किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या उससे अधिक न्यायालय के लगातार 10 वर्ष तक जो है अधिवक्त रहा हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में वो एक जो है प्रतिष्ठित न्यायविद हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है नियुक्ति करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब देखिए भारत में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी न्यायाधीश जो है 65 वर्ष तक जो है न्याय के पद पर रह सकता है। लेकिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है कंडीशन बिल्कुल अलग है। वहाँ पर जो है कोई भी न्यायाधीश जो है आजीवन, ठीक है, जब तक उसकी क्षमता है तब तक जो है वो न्यायालय कर सकता है। यानी ये प्रावधान अमेरिका में की गई है, और उसको कोई भी नहीं हटा सकता। वो स्वयं बेशक डिज़ाइन दे सकता है, लेकिन उसको हटाने का प्रावधान नहीं किया गया है, और वो आजीवन जो है अपने पद पे बना रहता है। लेकिन भारत में 65 वर्ष तक जो है न्यायाधीश पद पे रहने की जो है प्रावधान किया गया, और बीच में अगर त्यागपत्र भी देना चाहें तो ये दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु उनके जो है कदाचार और असमर्था के आरोप सिद्ध होने पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। तो ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित करके जो है राष्ट्रपति की आज्ञा से जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, और इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। यानी इसको देखा जाए तो महाभियोग लाना कहते हैं। अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला है, और आज तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में ऐसा अभी तक कभी भी नहीं हुआ है जहाँ महाभियोग के द्वारा किसी जो है न्यायाधीश को हटाया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय में सेवा कर चुके न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवा कर चुके न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्ति के बाद भारत किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान किया गया है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं। एक होते हैं मूल, दूसरा होते हैं अपील संबंधी, तीसरा होते हैं मंत्रणा संबंधी। तो ये 3 अब जो है क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम पहले की बात करें मूल्य क्षेत्राधिकार, तो कहते हैं कुछ मुकदमे को जो है सर्वोच्च न्यायालय केवल सीधे ही सुनने का अधिकार रखता है और संघीय सरकार तथा एक या अधिक राज्य सरकार के बीच विवाद के मामले को भी देख सकता है। 2 अथवा अधिक राज्य के बीच विवादों को भी ये सुन सकता है, देख सकता है। और एक तरफ संघीय सरकार तथा एक या अधिक राज्य तथा दूसरे और एक या अधिक राज्य के बीच विवाद भी हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मूल क्षेत्राधिकार। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अपीली क्षेत्राधिकार। देखिए, किसी भी निचले अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार के जो है अपीली क्षेत्राधिकार कहते हैं। यानी कहीं भी अगर आप निर्णय होता है लेकिन आप उससे संतुष्टि नहीं हो, तो इसको जो है आप दोबारा अपील कर सकते हो, तो इसको हम अपील क्षेत्राधिकार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक, दीवानी को फौजदारी मामलों की जो है अपील सुनने वाला न्यायालय है और ये उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील सुन सकता है और इसके पास अपने निर्णय पर जो है पुनः अवलोकन करने का भी अधिकार भी है। और यह अपनी स्वेच्छा से किसी भी न्यायालय अथवा भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर किसी भी ट्रिब्यूनल्स द्वारा किए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान है। कहते हैं किसी भी फौजदारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है। तो अपीली की विशेष शक्ति न्यायालय के हाथों में एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे वह चुनाव तथा श्रम तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों के निर्णय का जो है पुनरावलोकन कर सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। उसके पश्चात आता है मंत्रणा संबंधी क्षेत्राधिकार। देखिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष रूप से राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मामलों पर परामर्श देने की विशेष जो है अधिकारिता है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी समय ऐसा लगे कि कानून अथवा तथ्य संबंधी प्रश्न उठ खड़ा हुआ है या उठेगा, तो जो है जनसाधारण के लिए वो महत्वपूर्ण है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना आवश्यक है, तो वह उस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से राय परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में यथा आवश्यक सुनवाई कर अपने विचार जो है राष्ट्रपति को भेज सकता है और यह रिपोर्ट अथवा विचार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होते हैं कि वो बात उसके मान ही ले। उस पर सिर्फ वो देख सकता है, समझ सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी परामर्श देना अनिवार्य नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय भी है। सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों के संविधान अथवा कानून की व्याख्या के रूप में जब निचली अदालत में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। और उपरोक्त अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के कुछ और विशेष कार्य हैं जो बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि हम आगे बात करें उन अधिकारों के, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है संविधान का संरक्षण। संविधान का संरक्षण होना काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और संविधान का संरक्षण भी होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संविधान के व्याख्याता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की रक्षा और बचाव करने की संपूर्ण शक्ति है। यदि न्यायालय को लगता है कोई कानून अथवा कार्यपालिका का आदेश संविधान के विरुद्ध है तो उसको संवैधानिक अथवा अमान्य घोषित किया जा सकता है और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक अथवा रक्षक की भूमिका भी निभाता है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो वह अपने अधिकार की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करने की शक्ति देता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है न्यायालिका पुनरावलोकन। देखिए, न्यायालिक पुनरावलोकन का अर्थ यही होता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास कानून अथवा कार्यपालिका के आदेशों के जो है वैधता का जो है परीक्षण करने का अधिकार भी है और सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने की शक्ति भी है तथा इसी के माध्यम से इनसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी ग्रहण की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति भी जो है न्याय के पास है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है न्यायिक सक्रियता। देखिए, न्याय सक्रियता के न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। प्राय न्यायपालिका द्वारा विधित विधायी शक्तियों के हथियाने की कोशिश के रूप में इसकी जो है आलोचना भी की जाती है, लेकिन भारत में इसको लोगों का समर्थन प्राप्त है क्योंकि यह जो है वंचित लोगों तक न्याय के जो है पहुंचा देने में केंद्रित रहा है और ये जनहित याचिका का प्रयोग भी करता है। कहते हैं न केवल समस्याओं से प्रभावित व्यक्ति ही बल्कि जनहित में कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष किसी भी समस्या के बारे में याचिका दाखिल कर सकता है। जनहित याचिका का प्रयोग जो है प्राय गरीब और वंचित लोगों द्वारा किया जाता है जिनके पास न्यायालय का तक पहुंचने की जो है साधन नहीं होते हैं। तो देखा जाए तो न्यायिक सक्रियता काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और जन याचिका के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने जो है हर एक बात पर प्रकाश डाला, जानने की कोशिश किया। अगर आप इन्हीं बातों को अगर ध्यान से पढ़ ले, समझ ले, तो मुझे नहीं लगता किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की आपको आवश्यकता पड़ जाएगा क्योंकि इसमें हर एक बात पे हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अगर आपको ये बात समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन पे लगा देना है। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य सेव कर लीजिए क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ उपलब्ध है और वो सारे आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जो आपको मोबाइल में रेड सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए।